हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का पेडागोजी, और ये सभी क्वेश्चंस आपके सेंटर या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 15 मार्क्स का पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस हम यहाँ वीडियो में ले रहे हैं वो प्रीवियसली आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन से सोल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन आपको बताता चलूँगा किस तरह से कंसेप्ट बेस आप अपने आंसर क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअली में पेडागोजी सिर्फ हमें यही सिखाता है कि भाई एक टीचर बच्चे से किस तरह इंटरेक्ट कर सकता है, उसको किस तरह से समझा सकता है। कुछ थ्योरीज रहती हैं प्रीडिफाइंड, उनके बेस पर एप्लीकेशन बेस्ड हमें अपना आंसर चूज करना होता है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टूडेंट ऑफन मेक अ मिस्टेक इन कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर। कि भाई एक शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो दशमलव संख्या की तुलना करने में त्रुटि करता है। एक त्रुटि के रूप में एग्जाम्पल लिया गया है क्वेश्चन में कि भाई मान लेता है वो कि 0.50 जो नंबर है ना, वो 0.5 से बड़ा है। ओके, और हमें ये बताना है कि ये जो त्रुटि है वो किस संभावित कारण, मतलब क्या ऐसा संभावित कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट ने ये गलती की कि उसने 0.50 को 0.5 से बड़ा मान लिया। ओके, चलिए ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पर 4। बोला गया है कि बच्चे को लेक ऑफ प्रैक्टिस है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराए गए कक्षा में। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा, मैं आपको बाईलैंग्वेज पढ़ाता चलूँगा। लेक ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। कि भाई संख्या रेखा जो हमारी होती है कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। यहाँ पर मिड में ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, ये सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रन करता है। इसको हम एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक रही बात कि भाई इस लाइन के ऊपर बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की कि भाई संख्या दशमलव संख्या को किस तरह से पूर्ण निर्धारित करते हैं या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है केयरलेस अटेम्प्ट ऑफ स्टूडेंट। कि भाई स्टूडेंट जो है वो लापरवाही के कारण वो चीज़ें बता रहा है, या फिर मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो। कि उसको ये पता ही नहीं कि पॉइंट दशमलव के बाद लगने वाली जो जीरो होती हैं उसकी क्या सार्थकता होती है, वो इससे भ्रांति में है, मिसकंसेप्शन में है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो बात करता हूँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कि बच्चे को शायद ये नहीं मालूम कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी नंबर को नंबर लाइन पे, या फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट किस तरह से जज कर सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है। बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की कि किस तरह से नंबर लाइन पर इन चीज़ों को डिफाइन करना स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 0.50 की या फिर 0.5 की, तो भाई 0.05 को मैं लिख सकता हूँ ना, सॉरी 0.50 को मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट में हटाऊंगा इधर से, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि यह कितना आ गया, हाफ। ठीक रही बात। सेकंड एक चीज़ आती है 0.5 को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पॉइंट की जगह 1 आ गया और एक नंबर आगे 0 आ गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, दोनों नंबर का जो फ्रैक्शन आया वो फाइनली क्या आया, रेशियो, हाफ। इसका मतलब दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। इसका मतलब दो अलग अलग नंबर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इक्वल नंबर है। सो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.50 से भी या फिर 0.5 से भी। ठीक है, सो ये चीज़ें कहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए, नंबर लाइन पर। अगर ये 0 है ये 1 है, सो 0.5 कहाँ पर आएगा, कंप्लीट 0.5 इन दोनों के बीच में कहीं लाया करेगा। ठीक रही बात। सो इसी तरह से आपको चीज़ें सीखनी है, बच्चों को सिखानी है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ओपन एंडेड है। यहाँ पर ऑप्शंस में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बोला गया है कि राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर बोला है विच इज़ मोर, कि कौन सी संख्या गिवन में से बड़ी है। यहाँ पर बोला गया है विच, ओके, राइट एनी 4 नंबर ग्रेटर देन 2.7। 2.7 से बड़े हमें 4 नंबर लिखने हैं। ऑप्शन नंबर डी है व्हाट इज़ 7 मोर देन 2/7। कि भाई ये जो 7 है ये 2/7 से कितना बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पहले पता क्या होना चाहिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। सो भाई मैं आपको क्लियर करता चलूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन के तौर पर। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं एक तरीके से एक ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर आपका जो आंसर होता है ना वो वेरिएबल हो सकते हैं, बहुत सारे उसके आंसर हो सकते हैं। आपका आंसर यस या नो में नहीं आना चाहिए, उनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, अ क्वेश्चन इज कंसिडर्ड ओपन एंडेड व्हेन इट इज फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज और अप्रोचेज आर पॉसिबल। ठीक है, कि एक क्वेश्चन की आंसर की वैरायटी काफ़ी हो सके, उसकी अप्रोचेज काफ़ी सारी हो सके, उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिनका आंसर यस और नो में ना हो।
एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ येस और नो रिस्पॉन्स। ठीक है, आप बहुत वेराइटीज़ में दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को रखने लगें और अपनी जो बात मैंने बोली स्टेटमेंटली उन चीज़ों से यहाँ पर आंसर करने लगे, तो भाई देखो, राइट द नंबर बोला यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दोगे। कैसे लिखोगे, पहले 8 फिर 9, ओके, फिर 17 फिर 19 फिर 25 फिर 71 और फिर 85, और आपका काम खत्म हो गया। इसके अलावा क्या आप इसका कुछ और आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते, आंसर सिर्फ यही रहेगा। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, विच इज़ मोर। आपको बताना है कि भाई ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। आपका आंसर क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, राइट एनी 4 नंबर ग्रेटर देन 2.7। हमें 2.7 से बड़े 4 नंबर लिखने हैं। इस ऑप्शन पर बाद में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज 7 मोर देन 2/7, कि भाई जो 7 है वो 2/7 से कितना बड़ा है। आप क्या करोगे, 7 में से 2/7 माइनस कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डेफिनेट आंसर आपको मिल रहे हैं ए में, बी में और डी में। यहाँ पर आपको डेफिनेट आंसर नहीं मिल सकता, यहाँ पर आपका आंसर वेरी कर सकता है। किस तरह से वेरी करेगा भाई, 2.7 से बड़े 4 नंबर, भाई 2.8 भी हो सकता है, 2.9 भी, 3.0 भी, 5 भी, 5.2 भी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। इवन 2.71 जो होगा वो भी 2.7 से बड़ा ही होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो वेरी कर सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज यहाँ से आपको मिल सकते हैं, इसीलिए ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। आई होप आपको चीज़ें ठीक से समझ आई होंगी, समझ आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, यानी कि 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है। ठीक है, और ये लिखने को किसको बोला गया भाई? एक 6th क्लास के विद्यार्थी को। द अबव क्वेश्चन आस्क्ड टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th रेफर टू। अब यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करेगा कैंडिडेट, ऑप्शंस में से हमें चूज़ करनी है। ऑप्शन हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं हूँ हिंदी में पढ़ने में, जैसा भी ठीक रहेगा, अपनी अपनी समझ होती है, आपको जैसा भी ठीक लगे। लोअर लेवल डिमांड टास्क एज इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ओनली, यहाँ पर स्किल्ड ओनली है। सी ऑप्शन में देखा जाए, हायर लेवल डिमांड टास्क किसके बेस्ड है? प्रोसीजर विद कनेक्शन। यहाँ पर क्या है? हायर लेवल डिमांड टास्क एज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजर विदाउट कनेक्शन है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रोसीजर विद कनेक्शन, यहाँ पर प्रोसीजर विदाउट कनेक्शन। यहाँ पर स्किल्ड के बेस पर बोला गया है, यहाँ पर मेमोराइजेशन के बेस पर बोला गया है। क्या है डिफरेंस, कैसे चूज करोगे, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, वो भी सुन लीजिए। देखिएगा, एक्चुअली में जो लो लेवल डिमांड टास्क होता है ना, अगर बात की जाए प्रोसीजर विदाउट कनेक्शन की, तो बात आती है हमारी स्किल की। ठीक है, कहाँ पर? जहाँ पर प्रोसीजर्स विदाउट कनेक्शन की बात की जाए, यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम, स्किल, जहाँ पर स्किल की बात आ गई, इसका मतलब बच्चे ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखने में क्या चीज़ें आ सकती हैं? एल्गोरिथम्स आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेड कोग्निटिव डिमांड्स आ सकती हैं। कोग्निटिव्स का मतलब तो आपको पता है ना, संज्ञात्मक जो चीज़ें होती हैं, जो लर्निंग बेस्ड चीज़ें चलती हैं। ओके, सीखने के तौर पर लर्निंग बेस्ड रीडिंग प्रोसेसिंग जो चलती है, संज्ञात्मक जिनको बोला जाता है, एक्चुअल में कोग्निटिव बेस्ड होती हैं। या फिर आप कह सकते हो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, बच्चा जो भी चीज़ें करता है वो कंसेप्ट बेस्ड करता है या फिर कुछ मीनिंगफुल चीज़ें निकाल कर करता है। ठीक है, कुछ अंडरलाई प्रोसेस होते हैं, उनको फॉलो करता है कैंडिडेट। ठीक है, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती, वो डायरेक्ट अपने कंसेप्ट यूज़ करता है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए को लेकर। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर चीज़ें कहाँ पर आती हैं? लोअर लेवल डिमांड टास्क, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन बेस्ड होती है। मेमोराइजेशन बेस्ड का मतलब जो कुछ चीज़ें बच्चे ने पहले प्रीवियसली कुछ सीखी होंगी, कुछ याद की होंगी, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, वो जितनी भी चीज़ें सीखी होंगी उसने, 6ठी क्लास का बच्चा है ना, तो उसने पहली 5वीं क्लास तक कुछ चीज़ें तो सीखी होंगी, लर्न की होंगी, कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको वो रिकॉल करेगा और उसके बेस पर अपना आंसर लगाएगा। वो चीज़ें सोल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ मेमोराइज करेगा अपनी पीछे की चीज़ों को। वो कोई कनेक्शन नहीं लगाएगा कंसेप्ट के बीच में। ठीक है, कंसेप्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, उसको कोई फैक्ट, रूल्स वगैरह जो भी चीज़ें उसने पढ़ी हुई है ना, उन्हीं के हिसाब से वो चलेगा। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की, यहाँ पर हायर लेवल डिमांड टास्क किसके साथ है? प्रोसीजर विद कनेक्शन। यहाँ पर प्रोसीजर विद कनेक्शन का क्या मतलब है वो जरा समझिएगा। यूज़ प्रोसीजर फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग किसके लिए? कंसेप्ट को ध्यान से सुनने और सीखने के लिए। अगर बात की जाए कि यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दे दी गई, अब भाई 1/3 का मतलब तो 1/3 ही है। क्या 10/30 का मतलब, अगर मैं लिखता हूँ 10/30, इसका मतलब भी तो यही है। अगर मैं लिखता हूँ 5/15, इसका मतलब भी 1/3 ही रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 300, इसका मतलब भी यही है। अब देखिए ना,
भले ही 1/3 है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका कंसेप्ट और स्किल्स का एक कनेक्शन फिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपकी कोई जो एल्गोरिथम है वो एकदम नैरो नहीं है, वो थोड़ा सा वाइड नेचर में भी है। या फिर आप कह सकते हो कि एल्गोरिथम तो यहाँ पर यूज़ कर ही रहे हो ना आप, एक रेशियो के तौर पर, एक फ्रैक्शन के तौर पर, कि आपको 1/3 तो लेकर आना ही आना है। ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चली? ये चीज़ें आपको पता चली आपके कोग्निटिव नेचर से। आपने कुछ कोग्निटिव एफर्ट्स लगाए, आपने चीज़ें सीखी हुई थी संज्ञात्मक रूप से, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आपने कुछ चीज़ें सीखी हुई थी, वही चीज़ें और कुछ एल्गोरिथम्स, एक नैरो बेस एल्गोरिथम यूज़ करके आपने अपने कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, हायर लेवल डिमांड्स और विदाउट कनेक्शन। अब जब बात विदाउट कनेक्शन की आ जाती है, तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई हायर लेवल डिमांड के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे प्रोसीजर के बेस्ड चीज़ें चलती हैं। ओके, प्रोसीजर बेस्ड चीज़ें जहाँ पर चलेंगी वहाँ पर आपकी एक तरीके से मैथमेटिक्स की चीज़ें, जो हाई लेवल एल्गोरिथम वाली चीज़ें हैं, वो यहाँ पर इफ़ेक्ट करने लगेंगी। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नॉन एल्गोरिथम थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगी, सेल्फ मॉनिटरिंग भी आ जाएगी कि भाई आप खुद से कुछ चीज़ों को जज कर रहे हो, कुछ खुद से कोग्निटिव बिहेवियर अपना बना रहे हो। ठीक है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी कि आप किसी कंसेप्ट फैक्ट से कनेक्शन में नहीं लेकर चल रहे हो चीज़ों को, आप सेल्फ की चीज़ें भी डेवलप कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हाई लेवल डिमांड टास्क एज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजर विद कनेक्शन। कि एक नैरो एल्गोरिथम तो आप लेकर चल रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आप नहीं है, लेकिन आपकी थिंकिंग एक डेवलप होती है कि भाई 1/3 का मतलब 10/30 भी हो सकता है, 5/15 भी हो सकता है, 100/300 भी हो सकता है, 300/900 भी हो सकता है। ये चीज़ें क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ओके, इन्हीं चीज़ों को आपको सीखना है, बच्चों को सिखाना है। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा, एक मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देख लीजिएगा। हिंदी में पढ़िएगा, चीज़ें ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा एक्चुअली बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, कि यहाँ पर केवल रटने पर आधारित चीज़ों की बात की जा रही है, मेमोराइजेशन जो उसने पीछे सीखी, ठीक है, या फिर संयोजन के साथ प्रतिक्रिया, ये चीज़ें थोड़ा सा, इन चीज़ों को और अच्छे से करने के लिए हिंदी वाले बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आपको मैं 1-2 पीडीएफ्स का लिंक दूंगा नीचे, मैं खुद की क्रिएट की हुई, ठीक है, बना के, और जो सेव की हुई पीडीएफ्स हैं उसका लिंक दूंगा, वहाँ से आप और अच्छे से पढ़ के चीज़ें सीख सकते हैं। एनसीएफ पूछा गया है कि भाई एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज दैट, कि भाई एनसीएफ 2005 का जो पाठ्याचार्य था या पाठ्यक्रम था वो किस बात पर बल देता है, ये हमसे पूछा गया। तो इसका बहुत स्टेटिक आंसर होता है। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है कि भाई नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। करिकुलर फ्रेमवर्क में मोस्टली चीज़ें क्या आती हैं, जो आपकी अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ रिलेट कर कुछ चीज़ें सीखने में आती हैं। ठीक है, कि एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें आप सीख रहे होते हैं। अगर आपको कोई टीचर समझा रहा है, पढ़ा रहा है, वो आपकी डेली लाइफ से या डेली एक्टिविटीज़ से रिलेट कर चीज़ों को आपको पढ़ाए, समझाए, और आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। वही चीज़ें हैं। सो यहाँ पर बोला गया है कि भाई सक्सीडिंग इन मैथमेटिक्स शुड बी मैंडेटरी फॉर ईच चिल्ड्रन, कि भाई गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर सफलता और प्रत्येक की बात आ गई तो भाई ज़रूरी तो नहीं है। शिक्षार्थी की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, कि भाई तार्किक योग्यता कितनी है, कहने का मतलब एक रीजनिंग एबिलिटी उनकी अपने आप में कितनी है, उसके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए। बात करते हैं, बोला गया मैथ्स करिकुलर शैल बी सेपरेटेड फॉर लो अचीवर्स, कि जो मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से कुछ पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। या फिर मैथ शैल बी टॉट टू सेलेक्टिव स्टूडेंट्स, कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को ही पढ़ाया जाए, कुछ ही गिने चुने लोगों को मैथ्स पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर जो मेरे हिसाब से इसका एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सच में कि आंसर है क्या, जो होना चाहिए वो शायद बी इसका हो सकता है, कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जो लॉजिकल मैथमेटिक एबिलिटीज़ हैं उनको बिल्डअप करने के लिए उनकी एक टेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, कि भाई एक मैथमेटिक्स की जो एजुकेशन है ना, उसमें मैथमेटामाइजेशन वाला एक जो चाइल्ड की थिंकिंग होती है ना, उसकी क्लियरिटी, उसके थॉट्स किस तरह से परस्यू करेंगे, वो क्या अजम्पशंस लेकर चल रहे हैं, उसका लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है वहाँ पर। ठीक है, ये सभी चीज़ें सोचने और समझने के लिए क्या होना चाहिए, एक टेस्ट जरूर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होगा। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक टीचर है, अ टीचर प्रॉम्प्ट द स्टूडेंट टू प्रिपेयर मैथमेटिकल जर्नल विद द
थीम, और थीम क्या रखा है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। अभी हमने एनसीएफ वाले क्वेश्चन में एक यही चीज़ डिस्कस की कि आजकल जो भी चीज़ें हैं वो एक्टिविटी बेस्ड हो गई हैं। आपने बुक्स भी देखी होंगी, साइंस की बुक्स हैं या मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, उसमें जहाँ पर भी थ्योरेटिकल पार्ट्स आता है ना, साइड में कॉलम बनाकर अलग से एक्टिविटीज़ दी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो बहुत सारी चीज़ डेली लाइफ एक्टिविटी बेस्ड हो गई हैं, और टीचर ने भी क्या कहा है बच्चे को कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, उसके बेस्ड कुछ जर्नल तैयार करे, कुछ गणितीय जर्नल एक दैनिक तौर पर एक कह सकते हो कुछ बुकलेट टाइप तैयार करे। वो दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, टू टेस्ट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कि भाई बच्चे का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ये जज करने के लिए एक्टिविटी वो की जा रही है। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट शेयर देयर आइडियाज़ एंड नॉलेज, कि भाई बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपने आइडियाज़ और नॉलेज को शेयर कर सके स्टूडेंट्स के साथ में। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, या वो बच्चों की गणित में समझ में को समझाने में सहायता कर सके, मैथमेटिक्स को समझाने में बाकी बच्चों की। या टू हेल्प स्टूडेंट टू कनेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन एंड टू शेयर देयर नॉलेज फॉर आइडियाज़। या फिर मोस्टली ऊपर के जो भी ये 2 पॉइंट्स हैं वो भी इस थर्ड पॉइंट में क्लियर हो जाते हैं कि मैथमेटिकल कंसेप्ट को भी समझे, उसकी एप्लीकेशंस को भी समझे, और साथ ही साथ अपने तरफ से कुछ आइडियाज़ या नॉलेज शेयर करना चाहे सो वो भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि एक जो हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, उसमें होता क्या है, बच्चा अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी जनरेट कर सकता है, अपना कोई भी आइडिया या अपनी थिंकिंग डेवलप करके बच्चों को, सामने वाले को समझा सकता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से सामने वाला नहीं समझ पाता है, सो किसी दूसरी कोई दूसरा आइडिया, कोई दूसरी एक्टिविटी, कोई और नॉलेज के तौर पर चीज़ें वापस से कंसेप्ट के साथ समझाई जा सकती हैं। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से एनसीएफ बेस ही है कि एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब एक तरीके से जो चीज़ें बढ़ावा देने वाली होती हैं, बना कर रखने वाली होती हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, तोड़ने वाली नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव होती है। ओके, कंस्ट्रक्टिविटी जो होती है, कुछ चीज़ें डेवलप करने के तौर पर ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, वो किस पर फोकस्ड है हमें ये बताना है भाई, मेमोराइजेशन पर तो नहीं है, रटाफिकेशन वाली चीज़ें तो कभी भी सक्सेसफुल कंस्ट्रक्टिव बेस नहीं होती हैं। सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क, कि भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनको घर का काम देते रहें तो बच्चा सीख जाएगा, कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाएगा अच्छे से। या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग थ्रू एंगेज्ड एक्टिविटीज़। अब पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यही चीज़ें आ रही हैं बार बार, एक्टिविटीज़, एप्लीकेशंस के साथ मिलकर, घुल मिलकर कुछ चीज़ें जो सीखने की होती हैं ना, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, इवन लाइफ टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, सो 2005 का जो एनसीएफ है वो इसी चीज़ पर बल देता है कि अपनी गतिविधियों के साथ भागीदारी करके बच्चे कुछ सीखें, टीचर उनको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देकर सिखाएं जो उनकी डेली लाइफ और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ मैच करते हों, एंगेज करते हों। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ है इफेक्टिव लेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन बाय टीचर, कि भाई टीचर एक प्रभावी व्याख्यान दे दे या अनुदेश दे दे और सिर्फ ये समझे कि बच्चे को समझ आ गया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो चीज़ें समझ में आए। लेकिन अगर हर किसी कैंडिडेट की या हर किसी स्टूडेंट की हो सकता है डेली रूटीन एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती हैं, सो उन्हीं के साथ उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को एंगेज करके ही टीचर को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा अब खुद की लाइफ से चीज़ें रिलेट कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, बहुत एक्सप्लेन वे में करा रहा हूँ, मुझे शायद लगता है कि वीडियो लंबी हो गई होगी। ठीक है, बट जो भी है, फर्स्ट एक मेरा ट्राई है ये पेडागोजी कराने का। आपको पसंद आया या नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक एफर्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी फीडबैक आप लोगों को देना है, पढ़ाना आप लोगों को है। बाकी मैं कैलकुलेशन बेस्ड जो भी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की वो नेक्स्ट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। सीटेट का भी जितना भी कैलकुलेशन बेस्ड एग्ज़ाम आता है वो चीज़ें भी कवर करेंगे। साथ ही साथ मेरा मेन फोकस रहेगा आपका जो एग्जामिनेशन होगा पोस्ट के लिए, ना सिर्फ एलिजिबिलिटी क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर आपको वैकेंसीज देखनी है, जहाँ पर आपको सीखना है, जहाँ पर नौकरी मिलने के चांसेस हैं, स्कोप है, वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करेंगे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।